की पहचान। इस देशांतर में आज हम बात करेंगे कि अनलॉकडाउन 1 जो है उसमें क्या संकेत मिल रहे हैं इकोनॉमी को लेकर। और जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो दुनिया के तमाम देशों में अर्थव्यवस्थाओं की जिस वक्त हालत है उससे अगर हम तुलना करें, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कहा जा रहा है कि ये लॉकडाउन से पहले की स्थिति की तरफ तेजी के साथ बढ़ रही है। और गूगल कोविड-19 मोबिलिटी रिपोर्ट यही इशारा करती है। इसके अलावा सरकार की ओर से आने वाले आंकड़े जो आर्थिक अलग अलग सेक्टर्स को लेकर होते हैं उनके संकेत भी यही है। और खुद आरबीआई गवर्नर ने भी कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से जो संकेत मिले हैं वो बताते हैं कि हम लॉकडाउन से पहले की जो पोजीशन थी अर्थव्यवस्था की उसकी तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ सेक्टर और कुछ राज्यों में जरूर चिंता है। तो आज समझेंगे कि ये ट्रेंड क्या इशारा कर रहा है, ये संकेत क्या है और इसको ज्यादा बढ़ाने के लिए सरकारों के स्तर पर किस तरीके की चुनौतियां हैं और क्या कदम आरबीआई या सरकारों के रहे हैं जिसके चलते हम वापसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ यदवेंद्र माथुर हैं, फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी नीति आयोग। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अभिनव प्रकाश है, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत अभिनव आपका। शिशिर सिन्हा हमारे साथ है जो कि सीनियर डेप्यूटी एडिटर है द हिंदू बिजनेस लाइन से। बहुत स्वागत शिशिर आपका भी। शुरुआत में अगर करना चाहूं शिशिर आपसे ही कि अलग अलग मैं आंकड़ों को कहूं और जो हाल की रिपोर्ट है गूगल की, इसके अलावा सरकार के अलग अलग सेक्टर वाइज जो आंकड़े आते हैं क्वार्टरली मंथली और आरबीआई का बयान कैसे से देखते हैं और किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था वापस लॉकडाउन से पहले की पोजीशन की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि कुछ सेक्टर्स को अगर हम छोड़ दें, देखिए जब हम अनलॉक फेज 2 में पहुंच चुके हैं अब ये जाहिर सी बात है कि ये चर्चा काफी तेजी से गरमाने लगी है कि क्या हम प्री कोविड की स्थिति में पहुंचे हैं कि नहीं। अब जो आंकड़े आपने जिनका जिक्र किया, चाहे वो गूगल मोबिलिटी रिपोर्ट हो या आईआईपी की रिपोर्ट हो, अब आईआईपी का ही आप डेटा देखिए मोबिलिटी की रिपोर्ट्स एक अलग विषय है। मैं आईआईपी का डेटा को सबसे अभी प्रमाणिक मानूंगा जो ये बताता है कि अप्रैल के महीने में अगर आप देखेंगे तो लगभग 60% की दर से हमने गिरावट औद्योगिक उत्पादन में देखी थी, जो कि मई के महीने में घट करके 35% पर आ गई। यानी कि अभी भी गिरावट है लेकिन गिरावट की दर जो है वो कम हो गई है। अब अगर उसमें मैन्युफैक्चरिंग देखें जो सबसे महत्वपूर्ण है, लगभग 68 की लगभग गिरावट हमने अप्रैल के महीने में देखी थी और मई के महीने में अगर आप गिरावट देखेंगे तो लगभग वो 40% है। यानी कि वहां पे भी स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। एक और आंकड़े हम लोग लेते हैं वो होता है ई वे बिल का। ई वे बिल दरअसल क्या है कि जब कोई सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है या राज्य के भीतर ही एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है, तो जैसे पुराने समय में बिल्टी जारी होता था, तो बिल्टी का ही एक स्वरूप है ई वे, जिसके जरिए हमें यह पता चलता है कि वो सामान पे टैक्स दिया गया है कि नहीं। ई वे बिल की भी जो स्थिति है वो लगभग कोविड के पहले की स्थिति में पहुंच गई है। यानी कि जितने जनरेट प्रतिदिन होते थे 20-25 लाख के लगभग में प्रतिदिन होते थे कोविड के पहले, वो स्थिति भी करीब करीब वहां पर हम पहुंच रहे हैं। एक 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 ये एक आंकड़े तो एक पहलू तो ये है, एक पक्ष ये है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो आपका महंगाई दर की जो स्थिति है वो किस तरीके से है। देखिए महंगाई दर को हम कैसे देखते हैं, जब बाजार में मांग बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि अगर सप्लाई कम रहेगी या सप्लाई ज्यादा रहेगी तो महंगाई दर पर उसका असर पड़ेगा। वो भी आंकड़े इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम थोड़ी सी नॉर्मलसी में आए। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल हम कोविड के पहले की स्थिति में आ गए हैं। तो इन तमाम आंकड़ों को अगर आप देखें और उसके साथ अगर आप गूगल की मोबिलिटी रिपोर्ट देखें, गूगल की मोबिलिटी रिपोर्ट क्या बता रही है कि जगह जगह पर आप एक जगह से दूसरे जगह जाने की जो प्रतिशत थी, जो एक बेसलाइन होता है, बेसलाइन मान लीजिए कि एक कोविड के पहले की तारीख को हमने मान लिया कि वो 0 है। अब उसके ऊपर पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर आपका निगेटिव बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपकी मोबिलिटी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन निगेटिव रेट अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पर मोबिलिटी बढ़ी है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। तो ये सारे आंकड़े इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब हम अनलॉक फेज 2 में गए हैं वहां पर स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। लेकिन एक चिंता का विषय यहाँ पर यह है, ये जो छोटे छोटे लॉकडाउन जो जगह जगह पर लग रहे हैं, जैसे आप किसी राज्य में देखें 7 दिन का है, किसी राज्य में 10 दिन का है, किसी राज्य में 3 दिन का है, वो इन आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है। तो जब आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो एक आंकड़े में
बहुत ज्यादा ट्रेंड हम अप और डाउन का देखेंगे, क्योंकि जो ये सेक्टोरल और जो सिटी स्पेसिफिक लॉकडाउन है वो हमारी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहे हैं। अभिनव, क्योंकि जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया गया न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में, तब ये कहा गया था कि कोविड का कहर, उसका प्रभाव कई क्वार्टर तक, और कुछ लोग एक्सपर्ट ये भी कह रहे थे, जो इंटरनेशनल है, कि कुछ सालों तक इसका असर दिख सकता है। लेकिन जैसा कि शिशिर ने कहा, और अलग अलग हम आंकड़ों को देखें और गूगल के में आंकड़ों को देखें, जो कि 131 देशों की रिपोर्ट मंथली ये निकालते हैं, हर महीने आती है, उसमें साफ बता रहे हैं कि करीब 70 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन से पहले की तरफ जो पॉजिटिव ट्रेंड है शिफ्ट वो दिख रहा है। और अगर भारत की बात करूं, खुदरा है, मनोरंजन है, किराना है, फार्मा है, ट्रांसपोर्ट है, इसके अलावा अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करूं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, ये जो है ये लॉकडाउन की पोजीशन जहां पर शुरू हुई थी, जो ट्रेंड था, करीब करीब उसकी तरफ तेजी के साथ बढ़े हैं। ये वजह क्या है, इसके पीछे बड़े वो कारण या सरकारी फैसले या सरकारों के कदम, और दूसरा इस तरीके से भारत बाकी देशों की तुलना में तेजी के साथ आगे है, उसके पीछे के फैक्टर क्या है? जी, देखिए ये बात सही है कि हमारी इकोनॉमी में जो ग्रीन शूट्स हैं, जो रिवाइवल है, वो थोड़ा दिख रहा है। जैसे शिशिर जी भी बता रहे थे कि पावर कंजम्पशन 90% तक पहुंच चुका है पिछले साल का। हमारा जीएसटी कलेक्शन 90% है फाइनेंशियल ईयर 20 के एवरेज का। इलेक्ट्रॉनिक टोल की बात की थी, टोल कलेक्शन की, वो 80% तक पहुंच चुका है। और हमारा जो है जो ट्रैक्टर की आप खरीदारी देखें गाँव में, या फर्टिलाइजर की खरीदारी देखें, तो वो बहुत ज़्यादा करीब प्री लॉकडाउन के लेवल के पहले तक पहुंच चुके हैं। उसके एक कारण है कि मानसून अच्छा हुआ है, तो गांव में काफी खरीदारी हो रही है ट्रैक्टर्स की और बाकी चीजों की। और दूसरी बात आप देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हमारी मई में 30% तक पहुंच गई थी, वो इस समय करीब 8% पे आ गई है। तो इसके दो कारण हैं। एक तो जो आपने बोला कि सरकार ने जो पैकेजेस दिए, जो रिलीफ मेजर्स अनाउंस किए, खासतौर पर जो बिजनेसेस को इजी क्रेडिट दिया गया, वो क्या कहते हैं, आप देखिए तो अभी तक 1.1 लाख करोड़ तक डिसबर्स भी हो चुका है। हालांकि इसमें थोड़ा भी लैग है, क्योंकि प्राइवेट बैंक अभी इतना कैचअप नहीं कर पाए हैं, लेकिन क्रेडिट की अवेलेबिलिटी की कमी बिजनेसेस को नहीं हो रही है। जितने भी आपके कम से कम मीडियम है और जो स्मॉल स्केल है, जो इंडिविजुअल अपना प्रोप्राइटर्स है, उनको हो सकता है भी दिक्कत हो एक्सेस करने में। इसमें दूसरा कारण ये है कि जो पेंटअप डिमांड है वो भी दिख रही है, कि 2 महीने तक, अप्रैल मई तक आपका जो पूरा लॉकडाउन रहा, बंद रहा, लोगों ने खरीदारी नहीं की, जो डिमांड्स थी उसको लोगों ने रोक के रखा, तो वो भी दिख रहा है। सो हमको इस आंकड़े को थोड़ा मैं बोलूंगा कॉशियस होकर देखना चाहिए कि क्या ये वन टाइम जंप है पेंटअप डिमांड का, क्या ये न्यू नॉर्मल फिर से होने वाला है। क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के हम एक लो लेवल पे सेटल हो जाए, हमारी डिमांड इतनी हाई ना रह पाए। और इसमें हमको ये भी देखना है कि जो हमारी जो सप्लाई चेन्स हैं, जैसे शिशिर जी ने बोला कि वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि आपने नेशनल लॉकडाउन किया, उसके बाद अब जैसे आज यूपी में लॉकडाउन है, बिहार में भी होगा, महाराष्ट्र में भी है। तो यहाँ भी क्या आ रहा है कि जो सरकारी पॉलिसी की जो प्रिडिक्टेबिलिटी होती है वो नहीं दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि जनता को या बिजनेसमैन को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि कल को क्या हो जाएगा। कल को कोई लोकल सरकार, राज्य सरकार या म्यूनिसिपैलिटी किस चीज को कंटेनमेंट जोन बना दे, कहाँ पे लॉकडाउन कर दे। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि आपकी सप्लाई चेन सेटल नहीं हो पा रही है अभी, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है लॉन्ग टर्म की बन नहीं पा रही हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है, क्योंकि देखिए बिजनेस बंद कर दिया आपने, उसको स्टार्ट होने में बहुत समय लगता है, बहुत पैसे लगते हैं बिजनेसमैन के, वो आसान काम नहीं होता है। सो जो रैंडमली लॉकडाउन्स हो रहे हैं लोकल लेवल्स पे, उसके लिए भी एक कोई पॉलिसी होनी चाहिए कि प्रिडिक्टेबिलिटी हो कि क्या पॉलिसी होगी। दूसरा ये है कि जो आपने ये जो शिफ्ट हो रहा है, ये कंज्यूमर साइड से भी शिफ्ट हो रहा है। आप ई कॉमर्स को अगर आप देखें तो ई कॉमर्स में काफी बूम है, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम जो है ई कॉमर्स को यूज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम ई कॉमर्स में आ रहे हैं। तो ये सप्लाई चेन पे क्या असर डालेगा, हमारी लोकल दुकानों पे क्या असर डालेगा, जो आपने बात की जो किराना दुकानें होती हैं और जो बाकी दुकानें होती हैं, ये देखना बाकी है। मुझे लगता है ये डिस्ट्रप्शन अभी कई महीनों तक चलेगा। जहां हम देख रहे हैं कि आंकड़े ऊपर आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, लेकिन हमको थोड़ा कॉशियस होकर अभी देखना चाहिए और सरकार को अपनी पॉलिसी को इस पे फोकस रखना चाहिए। माथुर साहब, जिस तरीके से ये अलग अलग जो आंकड़े आ रहे हैं, चाहे आईपी के आंकड़े हो या फिर आरबीआई की ओर से जो कहा जा रहा है, अलग अलग सेक्टर वाइज कहा जा रहा है कि तेल की मांग करीब करीब
88% के लेवल तक टच कर गई है, जो कि लॉकडाउन से पहले की पोजीशन थी। बिजली के कंजम्पशन की मांग भी कुछ इसी तरीके से आगे है, और कंज्यूमर गुड्स की जब बात हुई, इसका जिक्र अभिनव कर रहे थे, वहां पर भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। ये सांकेतिक है, टाइम बिंग के लिए है, कुछ हफ्तों के लिए है, जैसे कि देखना होगा कुछ एक्सपर्ट कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि वाकई ऑन द ट्रैक इस वक्त नजर आ रही है चीजें, कुछ राज्यों को अगर छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल धन्यवाद। एक तो बहुत प्रासंगिक चर्चा आपने आज रखी है कविंद्र जी, आप बधाई के पात्र हैं। और जैसा पूर्व वक्ताओं ने अभी कहा, अभी अभिनव जी ने भी कहा, सिन्हा साहब ने कहा कि जो आईपीई का डेटा है और जो अर्ली एस्टिमेट्स और सोर्सेस से भी आ रहे हैं, वो इस चीज को क्लियरली बताते हैं। नीति आयोग ने भी इस बात को रिपीट किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो ग्रीन शूट्स हैं वो क्लियरली विजिबल हैं, कोई डाउट नहीं है। और जो डेटा बता रहा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वापस से स्टार्ट हो गई हैं पूरे देश में, एक्सेप्ट जो कंटेनमेंट जोन्स हैं और जहां पे बिल्कुल राइटली करेक्टली स्टेट गवर्नमेंट्स अभी भी लॉकडाउन इम्पोज कर रही हैं। यूपी ने कुछ करा है और राज्य ने सेलेक्टिव बेसिस पे करा है। तो बिहेवियर चेंज जहां पे पूरी तरह से अभी इंस्टिल नहीं हो पाया है, बिहेवियर चेंज को तो पूरी तरह से लाना पड़ेगा। आप देखें, एक तो रूरल एरियाज में मनरेगा में बहुत बढ़िया काम विगत 3-4 हफ्तों में देखा गया है। जो फिगर्स बता रहे हैं, कई राज्य में इतना अप्रिशिएबल इंपैक्ट आया है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो जॉबलेसनेस और जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में रोजगार के जो साधन उपलब्ध कराने थे, जो खाने पीने का सामान, लाइवलीहुड का, वो पूरा प्रबंध बहुत बेहतर तरह से किया गया है। और मैं सोचता हूं कि हमको एक देश की तरह, एक नेशन ने एक मिसाल कायम करी है। इतनी लार्ज पॉपुलेशन, इतनी चुनौतियों के बाद भी हमने कहीं भी कोई इस तरह का डिस्ट्रेस नहीं देखा है। जो दूसरी बात आप कह रहे हैं, क्या ये बड़ा शॉर्ट टर्म है? बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म नहीं है। मैं समझता हूं कि जो ग्रोथ के फिगर्स हैं और बहुत लेटेस्ट रिपोर्ट्स, अभी मैं देख रहा था बैंक ऑफ अमेरिका के इकोनॉमिस्ट की भी रिपोर्ट हैं, वो तो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो ग्रोथ है इंडिया की, उसको डेफिनेटली, हालांकि 2 से 3% की स्लिपेज 2020 और 21 में देखी जा सकती है, लेकिन अल्टीमेटली वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 9% की ग्रोथ हमारी जीडीपी के 2022 में अवश्य होगी। थोड़ा बेस लो होगा, लेकिन फिर भी 9% की ग्रोथ होगी। और फिस्कल ईयर्स 21-22 में जो ये ग्रोथ है, ये डेफिनेटली एक्सेलरेट होगी। और उसका कारण भी बड़ा ठोस है। एक तो बैंक्स जो हैं वो पूरी तरह से अब गेयर्ड अप हैं, क्रेडिट फ्लो पूरी तरह से अरेंज हो चुका है। अब वो केवल चिंता का विषय ये है कि जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है वो भी थोड़ी सी अभी रेटिसेंट है, घबराई हुई है। मैं तो इस मंच के माध्यम से इनकरेज करूंगा कि बिजनेस कम्युनिटी को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो वापस से आना चाहिए और बिजनेस आवर्स अपने रिटेल के ओपन करने चाहिए, डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, वेजेस, अच्छी वेजेस दें, क्योंकि जो नया नॉर्मल है वो बहुत हाई ग्रोथ, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, क्वालिटी कॉन्शियसनेस हो रही है, डिजिटल आउटरीच बढ़ रही है। आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझता कि ये जो डाटा गूगल ने दिया है वो कोई शॉर्ट टर्म का है। डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन इंडियन इकोनॉमी का, रिटेल सेक्टर का और कंज्यूमर बिहेवियर का हो चुका है। ओके, क्योंकि जब लॉकडाउन शुरू और उस वक्त ये कहा गया था कि उसके बाद जिस तरीके की पोजीशनिंग है, और क्योंकि सबसे ज्यादा मामले शहरी इलाकों में दिख रहे थे, और ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है कि रूरल इंडिया कहा जा रहा था कि एक ड्राइवर की भूमिका पर यहाँ पर नजर आने वाला है। और आंकड़े तमाम जो आ रहे हैं वो इशारा भी यही कर रहे हैं। और सरकार का जो प्रयास रहा है इस लॉकडाउन से अनलॉकडाउन 1 तक के बीच में, वहां पर भी पूरा का पूरा फोकस रूरल इंडिया, वहां पर किस तरीके से डिमांड को जनरेट करना, रोजगार को लेकर या दूसरे साधनों को लेकर रहा है। यानी कि
सरकारों के प्रयास सही रास्ते पर है, कुछ राज्यों को छोड़कर, क्योंकि आंकड़े ये भी कहते हैं कि राष्ट्रीय एवरेज के जो नेशनल एवरेज है उसके मुकाबले अगर दिल्ली में कहें, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 26, 25 और 22% की गिरावट है। यानी अभी भी लॉकडाउन की जैसी पोजीशन है। जो आप कह रहे थे कि एक समानता आनी चाहिए रूल्स को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, अगर हम चाहते हैं कि तेजी के साथ हम बाउंस बैक करें। बिल्कुल, मैं पहले आपके कृषि की बात का जिक्र कर दूं। अगर देखिए आज के दिन में हम जब जीडीपी के शेयर की बात करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट कहते हैं, तो सर्विसेज नेचुरली हाई है, 57% तक पहुंच जाता है। उसके बाद दूसरे स्थान पे आपका एग्रीकल्चर, माफ कीजिएगा, इंडस्ट्री आता है 30% के साथ, और बाकी बचा आपका एग्रीकल्चर जो 13 से 14% के बीच में है। परेशानी क्या होती है कि हमने एग्रीकल्चर के मामले में ये बात तो हमेशा गौर करते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा लोग निर्भर हैं, 50% रोजगार आपके वहीं से आते हैं। लेकिन जब कभी भी हम आर्थिक नीतियों की बात करते हैं तो वहां पर उद्योग और सर्विसेज को जो तवज्जो दी जाती है वो कहीं ना कहीं कृषि के मामले में कम है। अब के समय में एक अच्छी बात यह हुई है कि कृषि अब प्राथमिकता में काफी ज्यादा आ गया है, और उसकी दो वजह है। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप 2019-20 का आप केवल जिसको कहते हैं कृषि वर्ष, जो कि जुलाई से जून के बीच चलता है, आप देखेंगे लगभग 30 करोड़ टन अनाज का उत्पादन होना है, जो कि रिकॉर्ड है। अब अगर आप इस साल खरीफ की बुआई देखें, खरीफ की बुआई ऑलरेडी 85% तक पहुंच गई है, जो कि अपने आप में काफी मायने रखता है। गांव में आपने ट्रैक्टर के सेल का जिक्र किया था, मैं ट्रैक्टर के साथ साथ अगर 2 व्हीलर और जो लो कॉस्ट 4 व्हीलर्स हैं उनके सेल की भी बात करें तो वो रूरल एरिया में काफी ज्यादा है। तो ऐसे तमाम राज्य जहां पर कृषि पर निर्भरता ज्यादा है, वहां पर आप देखेंगे कि आर्थिक गतिविधियां थोड़ी बेहतर हुई हैं। वो राज्य जो कि शहरी स्तर पे ज्यादा है, वहां पर आपके जो आर्थिक गतिविधि हैं उनमें आपको थोड़ी कमी दिखेगी, थोड़ी, अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय औसत से तुलना करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय में आपके लिए जो सिल्वर लाइनिंग है वो कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र पर अगर हम जितना ज्यादा ध्यान दें उतना ज्यादा हमारी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। अभिनव, फोकस सही इस वक्त है सरकारों का और योजनाओं के लिहाज में इम्प्लीमेंट करने को लेकर। हालांकि अगर कुछ राज्यों में कहें जहां पर केसेस काफी ज्यादा हैं, थोड़ी सी ज्यादा खराब दिख रही है, वहां का अगर हमें इंतजार करना होगा कुछ दिनों तक। जी देखिए, महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु काफी अफेक्टेड हैं कोविड से। जाहिर सी बात है कि उसके जो डेटा आएंगे वो गूगल मैप में जो आ रहे हैं, जो मोबिलिटी इंडेक्स में, वो हमेशा खराबी आएंगे, क्योंकि ना सिर्फ लॉकडाउन वहां पे थोड़ा स्ट्रिक्ट ज्यादा है, बल्कि लोग भी बाहर निकलने से बच रहे हैं। मुझे लगता है स्थिति समान होने में इन राज्यों में थोड़ा समय लगेगा, और क्योंकि दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ के सेंटर हैं, तो उसका असर भारत की ग्रोथ पे भी दिखेगा। लेकिन देखिए, ये जो क्राइसिस है ये एसेंशली जैसे कि नॉर्मल जो क्राइसिस होती है इसमें आपका होता है कि बैंक से क्राइसिस शुरू होती है, क्रेडिट से क्राइसिस शुरू होती है, बाकी इकोनॉमी में आती है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको सबसे बड़ा जो खतरा है कि जो इनकम क्राइसिस है, क्योंकि इतनी जॉबलेसनेस हुई है, इतनी जगह जॉब कट हुई है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स कट हुई हैं, आपकी सरकारी में, बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके कुछ कॉलेजेस जो है वो दिल्ली सरकार फंड करती है, उन कॉलेज को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है किसी को। तो इस तरीके की जो क्राइसिस हैं, ये इसका जो स्प्रेड होने का खतरा है वो बैंक्स में ज्यादा है कि आपकी ईएमआई पे लोग डिफॉल्ट करेंगे, लोग लोन्स पे डिफॉल्ट करेंगे, फिर बैंक की बैलेंस शीट खराब होगी, फिर वो आगे ट्रांसमिट हो सकती है। सो जो इनकम का साइड है उस पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्यादातर जो सरकारी मेजर्स रहे हैं वो या तो गरीब तबके के लिए रहे हैं कि उनको आपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया है, इनकम दी है, कैश ट्रांसफर दिया है, फूड ग्रेन्स दी हैं, लेकिन जो आपका मिडिल क्लास का तबका है, जो आपके कंजम्पशन को ड्राइव करता है, उसको इस तरीके का कोई बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिला है। जो रिलीफ मिला है वो क्रेडिट साइड में मिला है, लेकिन यहाँ क्राइसिस अधिकतर इनकम की है। तो मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्टेबिलिटी पे भी सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मामला जो आपकी हाई पेइंग जॉब्स हैं या जो अच्छी पेइंग जॉब्स हैं, अगर वो कोलैप्स करती हैं, जो कि हो रहा है, तब ये मामला और ज्यादा लंबे समय तक खिंच सकता है, रिकवरी में और देरी हो सकती है। अदरवाइज जो रिफॉर्म सरकार ने किए हैं, आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म बहुत किया है, इंडस्ट्री में क्या है, मैं तो बोलता हूँ कि वो 1991 मूवमेंट का रिपीट है, लेकिन वो तो लॉन्ग टर्म में उसका असर हमको अगले कई सालों में देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज और अभिनव, थोड़ा मैं चाहूंगा कि कंजम्पशन को लेकर, अगर गूगल की रिपोर्ट को देखूं, करीब
यूरोपियन कंट्रियों के 17 ऐसे देश हैं जहां से कई गुना ज्यादा कंजम्पशन की रफ्तार जो भारत में बढ़ी है लॉकडाउन के बाद, जब अनलॉकडाउन बन गया। और जब अनलॉकडाउन शुरू में इस वक्त है, तो ऐसा लगता है कि जब अगले महीने के बाद ये आंकड़े आएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा मेजर शिफ्ट दिखेगा शायद। जी, मेरे ख्याल से उसका कारण ये हो सकता है कि भारत में बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। अगर आप वेस्ट की बात करें, जैसे कि अमेरिका, यूके या यूरोपियन कंट्रीज की, उन्होंने इस तरीके से टोटल शटडाउन का नहीं किया है। तो मुझे लगता है ये पेंट अप डिमांड, इसकी ग्रोथ हमको दिख रही है कंजम्पशन में। ये जो है ये आगे 2-3 महीने हमको देखना पड़ेगा कि सस्टेन कितना करती है, तब हम कह सकेंगे कि रिकवरी हमारी जो है एकदम उसकी क्लियर इंडिकेशंस हैं। ओके माथुर साहब, क्योंकि अभी भी दुनिया भर में जो तमाम हेल्थ साइंटिस्ट, रिसर्चर, डॉक्टर्स हैं, वो एक आशंका जता रहे हैं कि सेकेंड वेव को लेकर, और जो पुराने अनुभव रहे इस तरह की महामारी को लेकर, सेकेंड वेव आती रही है। ऐसे में सरकारों के सामने इस ट्रेंड को बरकरार रखने को लेकर क्या बड़ी चुनौतियां हैं? क्या आपको लगता है कि कदम उठाने चाहिए फ्यूचर को लेकर? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि ये एक कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसकी टाइमिंग क्या होगी, लेकिन ये तो फैक्ट है कि जो हमारी तैयारी है और जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें और डेप्थ हमको बढ़ाते रहनी पड़ेगी और हमको तटस्थ किसी भी स्तर पे नहीं होना चाहिए। और हालांकि राज्यों ने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेड्स और उन पे तो बहुत अच्छा ध्यान दिया है और वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन आने वाले समय में जो मेडिकल पर्सनल हैं, हमारी नर्सेज हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं और रेगुलर डॉक्टर्स को इतनी जल्दी तो नहीं ट्रेन कर सकते, लेकिन जो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से और जो पूरा सपोर्टिंग इकोसिस्टम हम अपने मेडिकल पर्सनल को, हमारा फार्मा सेक्टर जो है उसको हम पूरी तरह से सपोर्ट करते रहें, तो मैं समझता हूं कि एक इंडिया का एक ये इस थ्रेट को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में भी हम रूपांतरित कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में, और बहुत करेक्टली गवर्नमेंट की जो एम्पावर्ड कमिटीज हैं, और मैं कई अपने जो सेक्रेटरीज हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करूंगा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जी की गाइडेंस में, होम मिनिस्टर की गाइडेंस में, हेल्थ मिनिस्टर और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, आई थिंक हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी ने, हमको प्राउड होना चाहिए कि हमने एक शॉर्ट टाइम में काफी स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट इकोसिस्टम बना लिया है। और अब प्राइवेट सेक्टर को हमको अधिक से अधिक एनकरेज करना चाहिए कि आने वाले टाइम में, वो चाहे फार्मा का हो, चाहे, तो जो एक थ्रेट है इसको, अगर सेकेंड वेव भी पूरे जोर से आएगी तो भी हम उसको टैकल कर पाएंगे, हम उससे मजबूती से निकलेंगे। हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, डेथ रेट कम है, और जो भी हमारे टेक्निकल जो डॉक्टर्स की टीम्स हैं, हम लोग को बहुत प्राउड होना चाहिए कि दुनिया में सबसे अच्छे डॉक्टरों में किसी की अगर गिनती होती है तो हमारे इंडियन डॉक्टर्स की होती है, यूके का नेशनल हेल्थ सिस्टम। तो उसको हमको और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा आने वाले 6 महीने में। शिशिर, क्योंकि सेकेंड वेव के खतरे को देखते हुए अगर इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करूं, और क्या वो सेफगार्ड हैं जो कि अभी से सरकारों को फोकस करने होंगे, चाहे राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि एक हार्मोनाइजेशन ऑफ पॉलिसीज होनी चाहिए। आजकल हो क्या रहा है कि कई स्टेट अपने लेवल पे, एक जिसको कहते हैं ना, साइलोज में काम करने लगे हैं, और स्टेट में भी कई डिस्ट्रिक्ट अपने अपने साइलोज में काम करने लगे हैं। नतीजा क्या, जैसे मैं आपको एनसीआर का उदाहरण दूं, एनसीआर में आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के कई जिले मिलते हैं। आज के दिन में उत्तर प्रदेश के में 3 दिन का लॉकडाउन है। अब आप समझ लीजिए कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज हैं जिसके लिए वर्कर आपके दिल्ली या दिल्ली के दूसरे हिस्से से आते हैं। अब वहां पर वो नहीं पहुंच पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आपकी ठप हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि एक हार्मोनाइजेशन हो, हर जगह पे एक तरह की पॉलिसी हो। ये मैं मानता हूं कि हर जगह के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, हर जगह की अपनी अपनी परेशानी है, लेकिन वहां पर आप अगर अलग अलग साइलोज में काम करेंगे तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। दूसरा, मुझे क्या लगता है कि आज के दिन में एग्रीकल्चर के मामले में आप जितना ज्यादा कर सकते हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग के जरिए हो, चाहे वो फार्म प्रोड्यूस के एक्सपोर्ट की बात हो, उसके ऊपर अगर आप ध्यान दें तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। और तीसरा क्या है कि सर्विसेज सेक्टर में आज भी एक बड़ा क्षेत्र जो है वो बंद है।
चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन में देख लीजिए, हम वहां पर कैसे उसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं, ग्रेजुअल वे में करें, तभी जाकर के पूरे ओवरऑल इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। आप सभी इस बात से सहमत हैं, ये बीमारी ऐसी है जिसके लिए हमारे पास अभी कोई दवा नहीं है, हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, हमें ये भी नहीं पता है कि कब खत्म होगा, कब सेकंड फेज आएगा। कई जगहों पे तो अब थर्ड वेव की भी बात चलने लगी है। ये कब होगा, कैसे होगा, हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमारी नीतियों में अगर एक रूपता रहे तो शायद हम थोड़ी बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। माथुर साहब कुछ कहना चाहते हैं? बहुत संक्षेप में सर। मैं शिशिर जी की बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और शायद आपको भी इसकी जानकारी होगी, मुझे भी थोड़ी बहुत है, कि ये हार्मोनाइजेशन है। ये हो सकता है कि बाहर इसकी पब्लिसिटी या नहीं आ रही हो बात, बट चीफ सेक्रेटरीज और होम सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, एम्पावर्ड कमिटीज डेली, बिल्कुल डेली, लिटरली डेली कई राज्यों से बहुत क्लोज कम्युनिकेशन है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स का और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स का। उनका इशारा इस बात को लेकर था कि जैसे एनसीआर रीजन है, जिस स्टेट में इंडस्ट्रीज हैं और उसकी सीमाएं कई राज्यों से लगती है, वहां पर कोई भी लॉकडाउन करने से पहले कंसर्न जो राज्य हैं जिनकी सीमाएं लगती है उससे बातचीत हो, ताकि इंडस्ट्री प्रभावित ना हो। मेरा शायद इशारा है शिशिर जी का उसी से जुड़ा हुआ था। अभिनव, बहुत संक्षेप में चैलेंजेस के नजरिए से अगर मैं कहूँ, फ्यूचर में ये ट्रेंड बरकरार रहे, रफ्तार पकड़े, ऐसे में अभिनय क्या 3-4 बड़े पॉइंट है जहां पर फोकस और करना होगा? कवि जी सुनाई नहीं पड़ा, आपने क्या पूछा था एग्जैक्टली? आगे ये जो ट्रेंड है ये बरकरार रहे या ये रफ्तार बाउंस बैक की और ज्यादा तेज हो, इसके लिए क्या 3-4 बड़े स्टेप है जहां पर और अधिक फोकस करने की जरूरत है? जी, देखिए पहली बात तो है कि जो आपके बैंक्स का जो आपने पॉलिसी बनाई है क्रेडिट डिस्पर्सल की, वो रुके नहीं, क्योंकि इसमें भी काफी लैग आ रहे हैं। सो क्रेडिट डिस्पर्सल जो हो रहा है वो स्मूथली होता रहे। दूसरी बात है कि गांव में जैसे बात हो रही थी मनरेगा हो गई या जो गांव में बाकी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, उसको आपको करना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि शहरों में अधिकतर लॉकडाउन अभी भी है और वो अभी भी आगे वाले कई महीनों मुझे लगता है चलता रहेगा, तो गांव में फोकस होना चाहिए। तीसरा है कि आपको जो है जो आपकी इनकम साइड है, जो एग्रीगेट डिमांड की साइड है, उस पर थोड़ा आपको और काम करना पड़ेगा। खासतौर पे जो शहरों में मिडिल क्लास तबका है उसको लेके थोड़ा आपको और स्कीम्स या पॉलिसी में कुछ रिफाइनमेंट करना पड़ेगा। और फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है आपका, वो आपने ब्रीच किया है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको फिस्कल डेफिसिट थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। ये जो साउंड फाइनेंस की फाइनेंशियल ऑर्थोडॉक्सी है वो इस समय सही नहीं है। ओके, चलिए, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और समझाने के लिए कि असल में लॉकडाउन के बाद अनलॉकडाउन 1 तक स्थिति क्या है, अर्थव्यवस्था किस तरीके से वापसी कर रही है, वो कौन से सेक्टर, वो कौन से राज्य जहां पर बेहतर प्रदर्शन दिख रहा है, और इसे वापस उसी